Hello everyone, welcome to this channel. I am Priyanka. Now we are going to start with part 13 of the lecture series of daily 10 questions. Our question number 1 is a solution of Walrasian general equilibrium will exist if and only if. Walrasian general equilibrium की जो situation है उसका solution कब exist होगा? First option is condition of fixed point theorem is satisfied. अगर फिक्स्ड पॉइंट थ्योरम की कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ऑप्शन बी है पेरेटो कंडीशंस ऑफ ऑप्टिमलिटी इज सेटिस्फाइड. अगर पेरेटो कंडीशन सेटिस्फाई होती है तब ऑप्शन सी इज हिग्स स्टेबिलिटी कंडीशंस आर सेटिस्फाइड एंड ऑप्शन डी इज द कंडीशन ऑफ पेरेटो लॉज ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इज सेटिस्फाइड. इन चारों ऑप्शंस में से क्या ऑप्शन करेक्ट होगा? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करो वरना आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन. सबसे पहले इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि वॉलरेसियन जनरल इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कब करेगा? जब कंडीशन ऑफ फिक्स्ड पॉइंट थ्योरम सेटिस्फाइड हो जाएगी. इसके बारे में भी जानते हैं कि ये क्या है. जनरल इक्विलिब्रियम जो थ्योरी है इकोनॉमिक्स में, उसमें काकुंटानी थ्योरम क्या कहती है? ये यूज की गई टू प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ सेट ऑफ प्राइसेस विच साइमल्टेनियसली इक्वेट सप्लाई विद डिमांड इन ऑल मार्केट्स ऑफ एंड इकोनॉमी. हमारी इकोनॉमी में जितनी भी मार्केट्स हैं उसका सेट इस तरीके से तैयार किया जाए, प्राइस इस तरीके से डिसाइड किया जाए कि सप्लाई और डिमांड क्या करे, मिले, और जिस पॉइंट पे वो मिलेंगे वो पॉइंट कहलाया जाएगा इक्विलिब्रियम का पॉइंट. और यहाँ पे जनरल इक्विलिब्रियम की जो बात की गई है तो जनरल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि हम कंप्लीट इकोनॉमी की बात कर रहे हैं. हम पूरी इकोनॉमी में डिसाइड करेंगे, देखेंगे कि सप्लाई और डिमांड का कैसा बिहेवियर है, उसी हिसाब से हम इकोनॉमी के प्राइसेस को क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे. तो ये सिचुएशन कब होगी? किसके अकॉर्डिंग? फिक्स्ड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग जो वॉलरेसियन की जनरल इक्विलिब्रियम है उसका सॉल्यूशन होगा. ऑप्शन ए क्या है हमारा? करेक्ट है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ एडिंग अप थ्योरम. एडिंग अप थ्योरम की हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है. ऑप्शन ए हमें दे रखा है इफ इनकम जनरेटेड बाय द गिवन आउटपुट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द गिवन पीरियड इज डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ ऑल फैक्टर्स टोटल इनकम विल बी एग्जॉस्टेड. नेक्स्ट हमें दे रखा है टोटल इनकम डिराइव्ड फ्रॉम द आउटपुट विल बी एग्जॉस्टेड if all factors are paid according to their marginal productivity. C ऑप्शन हमें दे रखा है total income derived from the output will be exhausted if all the factors are paid at the same rate. और लास्ट ऑप्शन हमें दे रखा है total income will be exhausted if all the factors reward are proportional to commodity price. जो ये थ्योरी है एडिंग अप थ्योरी, उसमें क्या बोला गया है कि आप जब भी इनकम जनरेट करो तो जो भी आउटपुट निकलता है वो एग्जॉस्ट हो जाएगा, वो कंप्लीटली यूज अप हो जाएगा जब आप फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं हमारे? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेनर, और उन सबको क्या करनी पड़ती है? आपको पेमेंट करनी पड़ती है. रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये सारी. तो ये डिस्ट्रीब्यूट किया गया है यहाँ पे कि टोटल इनकम को किस तरीके से फैक्टर पेमेंट में अलॉट करना चाहिए. तो एडिंग अप थ्योरी के अकॉर्डिंग हमें उनको उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के अकॉर्डिंग पेमेंट करनी चाहिए, उनकी पेमेंट सेम रेट पे करनी चाहिए सबकी, या फिर उनकी पेमेंट कमोडिटी के प्राइस के अकॉर्डिंग करनी चाहिए. तो इसकी हम सबसे पहले देखते हैं एक्सप्लेनेशन. जो एडिंग अप थ्योरी है वो क्या कहती है कि कंपिटिटिव फैक्टर मार्केट में हमें क्या करना चाहिए, जितने भी हमने फैक्टर्स एम्प्लॉयड किए हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेनर, उन सब वो सब क्या करते हैं? प्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प करते हैं. उन सब को पे करना चाहिए अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट. मार्जिनल मीन्स एडिशनल, मीन्स जो फैक्टर्स हैं उनकी पेमेंट उनकी क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड के अकॉर्डिंग देनी चाहिए. सो ऑप्शन बी हमारा यही है, द टोटल इनकम डिराइव्ड फ्रॉम द आउटपुट विल बी एग्जॉस्टेड if all the factors are paid according to their marginal productivity. अगर उनको उनकी प्रोडक्टिविटी के अकॉर्डिंग अगर पेमेंट करेंगे तो हमारी टोटल इनकम जो हमें मिली है आउटपुट प्रोड्यूस करने से वो यूज हो जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो क्या कहता है
that the producer will substitute capital for labor till he reaches that point of isoquant at which प्रोड्यूसर कब तक कैपिटल और लेबर को सब्सटीट्यूट करता रहेगा। तो ये बात थी मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन में, जो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, बट एक बार दोबारा से करती हूँ। उससे पहले ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन हमें क्या दे रखे हैं, दैट प्राइस ऑफ गुड ही प्रोड्यूस इक्वल वेज रेट। ऑप्शन बी है मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन इक्वल होगा इंटरेस्ट रेट के। ऑप्शन सी है कि मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन इक्वल होगा मार्जिनल रिवेन्यू के। और ऑप्शन डी है मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन इक्वल होगा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर एंड कैपिटल के। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन क्या होता है। ठीक है, आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, प्लस मैं साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी बताती जाती हूँ ताकि टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन का मतलब क्या होता है कि हम इस तरीके से इनपुट को सब्सटीट्यूट करेंगे कि हम आउटपुट क्या रखें, सेम रखें। हमारा आउटपुट जो रहेगा वो सेम रहेगा और जो चेंज होंगे वो होंगे इनपुट। लेबर और कैपिटल दोनों हमारे इनपुट होते हैं और आउटपुट क्या होती है, हमारी प्रोडक्शन होती है। तो हम लेबर और कैपिटल को जब तक सब्सटीट्यूट करते हैं जब तक कि हमारा रेशो किसके इक्वल ना हो जाए, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के इक्वल ना हो जाए। ठीक है, तो ऑप्शन डी क्या है हमारा, करेक्ट है कि मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के इक्वल होगा। और किन की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, इन इनपुट्स की, और इनपुट्स क्या है हमारे, लेबर और कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है जो मैचअप पे बेस्ड है। ठीक है, सबसे पहला हमें दे रखा है सेल्स मैक्सिमाइजेशन एज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्म। एक फर्म का जो सेल मैक्सिमाइजेशन ही ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि मुझे अपनी सेल को इंक्रीज करना है। ये जो सेम क्वेश्चन है वो जुलाई 2018 में भी आया है, इसलिए मेरा कहना हमेशा से यही है कि अगर आपको एग्जाम पास करना है तो आपको प्रीवियस ईयर के एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर पता होने चाहिए ताकि आपके दिमाग में वो रहे। ठीक है, सेकंड क्या दे रखा है हमें, ग्रोथ मैक्सिमाइजेशन एज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्म। फर्म का मेन ऑब्जेक्टिव जो होना चाहिए वो ग्रोथ करना होना चाहिए। थर्ड हमें क्या दे रखा है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ फंक्शन मैक्सिमाइजेशन एज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्म, कि फर्म का ऑब्जेक्टिव मार्जिनल यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना होना चाहिए। और फोर्थ ऑप्शन हमें क्या दे रखा है, सेल्स, प्रॉफिट और ग्रोथ, ये तीनों ही मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव होने चाहिए हमारे। सो अगर हम ऑप्शन 1 देखते हैं कि सेल्स मैक्सिमाइजेशन के बारे में बात किसने की थी, तो सेल्स मैक्सिमाइजेशन के बारे में बात करने वाले थे हमारे बोमन। नेक्स्ट, ग्रोथ मैक्सिमाइजेशन के बारे में बात की है मॉरिस ने। ठीक है, और नेक्स्ट हमें दे रखा है मार्जिनल यूटिलिटी फंक्शन ऑफ मैक्सिमाइजेशन एज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्म। मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में बात किसने की थी, विलियमसन ने। अब जो ये हमें दे रखा है कि सेल्स, प्रॉफिट, ग्रोथ मैक्सिमाइजेशन, इसके बारे में बात करने वाले थे हमारे कॉपलिन, मींस कैल्डोर ने इसके बारे में बात नहीं की थी। कैल्डोर जो ग्रोथ मॉडल था, हेरोडोमर मॉडल, कैल्डोर मॉडल, तो इसके बारे में बात करने वाले थे हमारे कॉपलिन, जिन्होंने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, सेल मैक्सिमाइजेशन, ग्रोथ मैक्सिमाइजेशन के बारे में बात की थी। ठीक है, एक बार दोबारा बता देती हूँ। सेल्स मैक्सिमाइजेशन के बारे में बात करने वाले थे हमारे बोमल, ग्रोथ के बारे में बात की थी मॉरिस ने, और मार्जिनल यूटिलिटी फंक्शन के बारे में बात की है विलियमसन ने। सो ऑप्शन हमारा कौन सा है सही, 2, 1, 3, और फोर्थ का हमें करेक्ट आंसर गिवन नहीं है, इसलिए क्या आएगा, नन। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा किस पे बेस्ड है, मैचअप पे। देखो ये हमारे क्वेश्चन है, इस साइड हमें दे रखा है कि ये डिमांड या ये थ्योरी किसने बनाई थी, किस इकोनॉमिस्ट ने इसके बारे में बात की थी। ठीक है, लिस्ट 1 में हमें थ्योरीज बता रखी है और लिस्ट 2 में हमें इकोनॉमिस्ट के नाम दे रखे हैं। तो हमारी पहली है कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी ऑफ मनी। कार्डिनल यूटिलिटी के बारे में बात किसने की थी, आंसर देखो जरा। सेकंड है हमारे पास रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी, उसके बारे में किसने बात की थी। इनडिफरेंस प्रेफरेंस थ्योरी, उसके बारे में बात किसने की थी। प्लस यूटिलिटी इंडेक्स अंडर अनसर्टेनिटी, इसके बारे में किसने बात की थी। आप देखो आपको क्या लगता है क्या करेक्ट आंसर हो सकता है। अगर हमने 12th 11th की इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी है तो उसमें ही आ जाता है। ठीक है, जब हम थ्योरी ऑफ डिमांड पढ़ते हैं ना, कंज्यूमर बिहेवियर, कार्डिनल यूटिलिटी, ऑर्डिनल यूटिलिटी, तो उसमें ये कंसेप्ट आया था सबसे पहले
हमने जो पढ़ा था उसमें क्या था कि कार्डिनल यूटिलिटी के बारे में बात की है अल्फ्रेड मार्शल ने कि हम यूटिलिटी को क्या कर सकते हैं, नंबर्स में मेजर कर सकते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, ऑर्डिनल के बारे में बात की थी हिग्स ने। ये मैं बता रही हूँ वैसे कि अगर कार्डिनल के बारे में मार्शल ने बात की थी तो ऑर्डिनल यूटिलिटी मींस हम यूटिलिटी को, जो हमारी वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कमोडिटी है, उसको हम ऑर्डर दे सकते हैं, कभी भी नंबर नहीं दे सकते। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ डिमांड। रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ डिमांड के बारे में बात करने वाले थे हमारे सैमुअल्सन। सैमुअल्सन ने इसकी बात की थी, ये है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा इंडिफरेंस थ्योरी ऑफ डिमांड। तो इंडिफरेंस थ्योरी ऑफ डिमांड के बारे में भी जे.आर. हिग्स ने बात की थी। तो हिग्स ने इंडिफरेंस के बारे में भी बात की थी प्लस ऑर्डिनल यूटिलिटी के बारे में भी बात की थी। और नेक्स्ट हमें दे रखा है यूटिलिटी इंडेक्स अंडर अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी के टाइम पे इसकी बात करने वाले कौन थे, न्यूमैन, मॉक्स, टन ने की थी। ठीक है, अब ऑप्शंस देखते हैं तो इसके हिसाब से हमारे ऑप्शंस क्या सही होंगे, 2 4 1 एंड 3। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमें क्या करना है, अरेंज करना है। अरेंज करना है किसको, जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी के बारे में बात की गई है उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लेके आना है। और आजकल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के काफी ज्यादा क्वेश्चंस आने लगे हैं। ठीक है, तो ये आए है क्वेश्चन। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमें डिफरेंट इकोनॉमिस्ट के बारे में नेम गिवन है, जेबी क्लार्क, मार्शल, वॉलरस और जीवंस। इन्होंने कब किसने पहले बात की थी, किसने बाद में बात की थी, इसके बारे में हमें जानना है। सो ये है आपका क्वेश्चन। अब आप देखो कि कौन सा पहले आ सकता है, कौन सा बाद में आ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन मिल गया। अब देखते हैं इसके कोड हमें इतने दे रखे हैं। उससे पहले हम समझते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी है क्या। तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या होता है, इट इज द एडिशन। ये क्या है, हमेशा मार्जिनल को क्या बोलते हैं, एडिशनल, जो यूज की जाती है टू गेट 1 एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ फैक्टर मेक्स टू द टोटल प्रोडक्शन। हमेशा अगर देखो, अगर हमें एक यूनिट को प्रोड्यूस करना है तो हमें दूसरी यूनिट के साथ क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा उसे। तो ये कब तक चलेगा, सो लॉन्ग एज द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फैक्टर इज लेस देन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। एंटरप्रेनर जो होगा, ओनर जो होगा, वो एम्प्लॉय करता जाएगा ज्यादा फैक्टर्स, जब तक कि मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इक्वल नहीं आ जाते, जब तक ओनर ज्यादा से ज्यादा फैक्टर्स को एम्प्लॉय करता जाएगा। और वो किस सिचुएशन पे आके रुकेगा, किस सिचुएशन पे वो और एम्प्लॉयज नहीं रखेगा, उस सिचुएशन पे जब हमारी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी और मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, इक्वल होती है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के बारे में मैंने इसलिए बताया क्योंकि आप लोगों को ये भी चीज पता होनी चाहिए कि कब एक पॉइंट पे जाके जो ओनर है, जो एंटरप्रेनर है, वो अपनी फर्दर एम्प्लॉयमेंट को स्टॉप कर देगा। और कब करेगा, जब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी और मार्जिनल कॉस्ट क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो अगर हम ऑप्शन देखें तो ऑप्शन में हमें बोल रखा है कि जेबी क्लार्क ने दी पहले, मार्शल ने दी, वॉलरस ने दी या जेवंस ने दी। तो इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले देने वाले थे हमारे जेबी क्लार्क, जिन्होंने मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी की बात की थी। उसके बाद सेकंड नंबर पे आए थे हमारे वॉलरस, जिन्होंने इसके बारे में बात की थी। नेक्स्ट थे हमारे जीवंस, और उसके बाद सबसे लेटेस्ट जो इसके बारे में बात करने वाले थे वो थे मार्शल। तो मार्शल आएगा हमारा सबसे लास्ट में। और ऐसा हमें दो ऑप्शन में दे रखा है, बी ऑप्शन भी और सी ऑप्शन भी। लेकिन हमें पता है कि सबसे पहले किसने बात की है, जेबी क्लार्क ने इसके बारे में। अगर कभी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको कंफ्यूजन होती है तो आपको पहला आखिरी भी पता है ना, तो भी आप ऑप्शन को सही कर सकते हो। और एग्जाम में पास होने के लिए ऑप्शन सही होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो क्या सही है हमारा, क्लार्क ने बोला और लास्ट में किसने बोला, मार्शल ने बोला। तो ऑप्शन सी क्या है हमारा, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो असर्शन और रीजन पे बेस्ड है। ठीक है, असर्शन हमें क्या दे रखी है, दैट नॉन कोल्यूसिव मॉडल ऑफ चैम्बरलिन एसर्ट दैट अ स्टेबल इक्विलिब्रियम कैन बी रीच्ड। एक स्टेबल इक्विलिब्रियम रीच कर सकता है इफ ईच फर्म चार्जेस मोनोपोली प्राइस एंड इक्वली शेयर द मार्केट डिमांड फॉर देयर प्रोडक्ट। अगर जितनी भी मोनोपोली में जितने भी लोग हैं वो अगर इक्वल प्राइस चार्ज करें और मार्केट डिमांड को मिलके शेयर करें। ठीक है, ये ओलिगोपोली में हम करते हैं ना, ओलिगोपोली में इंटरडिपेंडेंट होती है, सारी फर्म मिलके डिसीजन लेती है, तो ये उसी का ही पार्ट है। ठीक है, रीजन इसमें क्या दे रखा है, रीजनिंग इज दैट द फर्म रिकॉग्नाइज म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस इन टर्म्स ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन विद रिगार्ड टू प्राइस डिसीजन with the
objective of profit maximization which will be realized if prices are determined at a level which equals marginal cost। तो हमें रीजनिंग इसकी दे रखी है ये, ठीक है। अब आप जरा असर्शन और रीजन को पढ़ो, बिल्कुल सही लग रहा है या रीजन गलत है, असर्शन गलत है, क्या हो सकता है। देखो मोनोपोली में जब हम ओलिगोपोली मार्केट की बात करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, सारे एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं, वो एक एसोसिएशन की तरीके से फॉर्म कर लेते हैं जिसमें वो मिलकर डिसीजन लेते हैं किसके बारे में, प्राइस डिसीजन लेते हैं कि उनको प्रॉफिट कैसे मैक्सिमाइज करना है, उनका आउटपुट कैसे डिटरमाइंड होगा, ये सब होगा। और कब होगा, विच जहाँ हम प्राइसेस को किस तरीके से लिखेंगे कि एटलीस्ट हमारी कॉस्ट तो कवर हो जाए ना, यही हमारा मेन रीजन होता है। तो हमारे दोनों ही ऑप्शन सही हैं कि हम नॉन कोल्यूसिव मॉडल जो है चैम्बरलिन का, वो यही कहता है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम हमें तब मिल सकता है जब सारे मिलके मोनोपोली प्राइस चार्ज करेंगे और मार्केट डिमांड को इक्वली शेयर करेंगे। और इसका रीजन क्या है कि ये सारे क्या हैं, एक दूसरे पे इंटर डिपेंडेंट हैं। सो बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर क्या है, इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 8th क्वेश्चन क्या कहता है, रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी अप्रोच टू द डेरिवेशन ऑफ इंडिफरेंस कर्व। जो रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी है वो किसकी तरफ जाती है, इंडिफरेंस कर्व की तरफ। तो क्या सही हो सकता है, ऑप्शन ए assume stability over time of an observed person's taste। ये क्या assume करते हैं कि काफी टाइम तक तो पर्सन का टेस्ट क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा। नेक्स्ट assume that all people have identical taste। ये assume करके चलेंगे कि सबका ही आइडेंटिकल टेस्ट होगा, सब एक जैसा ही टेस्ट करेंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता मुझे आइसक्रीम पसंद है तो आपको भी पसंद होगी, नोट दैट श्योर। सी ऑप्शन क्या है, रिलाइज ऑन रिपीटेड ऑब्जर्वेशन ऑफ द मार्केट बिहेवियर ऑफ ए सिंगल पर्सन। हम कैसे रियलाइज कर सकते हैं, हमें कैसे पता है कि सामने वाले को ये पसंद है, हम उसकी ऑब्जर्व कर सकते हैं उसको कि पर्सन एक मार्केट में जाके कैसे बिहेव करता है। तो रिवील्ड प्रेफरेंस जो अप्रोच है उसमें बी ऑप्शन आपको लग रहा है कि सही हो सकता है। क्या सबके आइडेंटिकल टेस्ट होते हैं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं ना, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। सी ऑप्शन सही हो सकता है और ये ऑप्शन भी सही हो सकता है। उससे पहले हम देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। According to the theory of revealed preference, a consumer preference can be inferred an indifference curve derived from a sufficient number of observed choices or the purchases in market without any need to inquire directly into individual preference। हम हर किसी के इंडिविजुअल प्रेफरेंस देखने से अच्छा है कि हम इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ करें और उसके मार्केट बिहेवियर को जानें। ये होता है हमारा इंडिफरेंस कर्व, आईसी कर्व, विच शो पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स गिव्स सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो आपके हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर ए और सी दोनों ही क्या है, सही है। तो ऑप्शन डी क्या है, करेक्ट है। अगर आपको आंसर भी नहीं पता तो अगर आप क्वेश्चन भी पढ़ोगे तो भी ये लगेगा कि कभी किसी कंज्यूमर का कि सब पर्सन्स के आइडेंटिकल टेस्ट नहीं हो सकते, तो बी वैसे ही हट जाएगा। और अगर हम ऑब्जर्व करें तो हम मार्केट में ये फाइंड कर सकते हैं कि एक पर्सन कैसे बिहेव कर रहा है मार्केट में। 9th क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट होल्ड ट्रू इन केस ऑफ केन्जियन इकोनॉमी। अगर केन्जियन इकोनॉमी की बात आती है तो कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, ये भी पता होना चाहिए कि नोट पूछा है, ठीक है। ऑप्शन ए क्या है, वेलोसिटी ऑफ मनी इज एन अनस्टेबल फंक्शन ऑफ इट्स डिटरमिनेंट। मनी की जो वेलोसिटी है वो एक अनस्टेबल फंक्शन है। ऑप्शन बी हमें दे रखा है, लेबर इज सब्जेक्ट टू मनी इल्यूजन। ऑप्शन सी हमें दे रखा है, एग्रीगेट सप्लाई फंक्शंस टेंड टू बिकम फ्लैट एट द लेवल ऑफ आउटपुट वेल बिलो फुल एम्प्लॉयमेंट एंड टू बिकम स्टीपर एज ए फुल कैपेसिटी इज रीच्ड। वो फ्लैट हो जाएगा कब, जब फुल एम्प्लॉयमेंट हो जाएगी, और जब हमारी पूरी कैपेसिटी हो जाएगी तो वो कैसा बन जाएगा, स्टीपर की शेप ले लेगा, ठीक है, लेटा हुआ एकदम। डी ऑप्शन क्या कहता है, एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल जो होगा वर्टिकल होगा एंड आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट आर कंप्लीटली सप्लाई डिटरमिनेंट। हमारा जो सप्लाई शेड्यूल होगा वो वर्टिकल शेप का बनेगा, ठीक है, वर्टिकल कैसा होता है, ऐसा। एंड आउटपुट एंड अनएम्प्लॉयमेंट आर कंप्लीटली, जो भी आउटपुट या एम्प्लॉयमेंट है वो कंप्लीटली किस पे डिपेंड करते हैं, हमारी सप्लाई के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो सबसे पहले हम एक्सप्लेनेशन में देखते हैं, आप ऑप्शन देखो क्या हो सकते हैं, फिर हम इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि केन्जियन इकोनॉमिक्स ने किसके बारे में बात की, ठीक है। देखें तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि केन्जियन इकोनॉमी क्या है। केन्जियन इकोनॉमी एक ऐसी थ्योरी है जो बात करती है दैट द गवर्नमेंट शुड इंक्रीज डिमांड टू बूस्ट ग्रोथ।
गवर्नमेंट को अगर ग्रोथ करवानी है तो उसको मार्केट में डिमांड को क्या करवाना पड़ेगा, इंक्रीज करवाना पड़ेगा। केन्जियन ये बिलीव करते हैं कि कंज्यूमर डिमांड क्या है, एक ऐसा अकेला ड्राइविंग सोर्स है इकोनॉमी में जो क्या कर सकता है, हमारी फिस्कल पॉलिसी में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसे वो सपोर्ट कर सकता है। तो अगर हम यहाँ देखें कि एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल वर्टिकल नहीं हो सकता क्योंकि आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट कंप्लीटली सप्लाई पे बेस्ड नहीं है, वो किस पे बेस्ड है, हमारी डिमांड पर भी बेस्ड है कि हम कितनी डिमांड रखते हैं। ठीक है, तो ये केन्जियन इकोनॉमी का डी ऑप्शन क्या है, सही। इसके हिसाब से तो वैसे सही है, बट केन्जियन के इकोनॉमी के हिसाब से ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारा, टॉबिन्स क्यू थ्योरी पे है ये क्वेश्चन। ठीक है, टॉबिन्स क्यू थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट इंडिकेट करती है दैट फर्म ऐड टू देयर स्टॉक ऑफ कैपिटल, फर्म अपने कैपिटल के स्टॉक में कब ऐड करेगी, ए द रिप्लेसमेंट वैल्यू ऑफ देयर रियल एसेट एक्सीड द मार्केट वैल्यू ऑफ देयर फाइनेंशियल एसेट, बी मार्केट वैल्यू ऑफ देयर फाइनेंशियल एसेट एक्सीड द रिप्लेसमेंट वैल्यू ऑफ देयर रियल एसेट, C market value of their real asset exceed the book value of their financial assets, और D क्या है हमारा, market value of their financial asset exceed the book value of their real asset। तो सबसे पहले आप देखो कि क्या हो सकता है इसका आंसर, टॉबिन थ्योरी में क्या बोला गया है, देखिए एक्सप्लेनेशन। टॉबिन थ्योरी क्या आर्ग्यू करती है, दैट इन्वेस्टमेंट बाय फर्म डिपेंड ऑन वेदर Q इज ग्रेटर और लेस देन। Q एक रेशो है, टॉबिन्स Q रेशो, जिसके बारे में पढ़ते हैं कि वो लेस देन है या फिर ग्रेटर है। अगर Q रेशो हमारा ग्रेटर देन 1 आता है तो इसका मतलब दैट द स्टॉक मार्केट प्लेसेस ए हायर वैल्यू ऑन फर्म्स इंस्टॉल्ड कैपिटल देन द रिप्लेसमेंट कॉस्ट। अगर हम रिप्लेस करें तो उसकी वैल्यू कम है, किसके कंपैरिजन में, हमारे जो फर्म में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड कैपिटल है। ठीक है, दिस प्रोवाइड इंसेंटिव टू द फर्म्स टू एड टू इज इंस्टॉल्ड कैपिटल स्टॉक। ये हमें क्या प्रोवाइड करता है, इंसेंटिव प्रोवाइड करता है। क्यों, क्योंकि आज जो हमारे पास इंस्टॉल्ड है ऑलरेडी कैपिटल, उसकी वैल्यू ज़्यादा है अगर हम आज रिप्लेस करते हैं उससे। तो एक बार क्यू रेशो भी जान लेते हैं कि क्यू रेशो क्या है। तो टॉबिन्स क्यू रेशो क्या है, इक्वल्स द मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी डिवाइडेड बाय इट्स एसेट्स रिप्लेसमेंट कॉस्ट। जो कंपनी है क्या करती है, अपनी मार्केट वैल्यू को इस तरीके से इक्वली डिवाइड करती है कि वो इक्वल किसका है, उसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट, कि अगर वो रिप्लेस करे आज उसे तो वो इक्वल आए। थस इक्विलिब्रियम कब होगा, व्हेन मार्केट इक्वल्स रिप्लेसमेंट कॉस्ट, जो हमारी मार्केट वैल्यू किसके इक्वल आएगी, रिप्लेसमेंट कॉस्ट के। अगर पूछा जाए कि इक्विलिब्रियम कब होगा तो भी ऑप्शन सही है, वरना इसके अकॉर्डिंग हमारा टॉबिन्स थ्योरी क्या इंडिकेट करता है कि कब हमें करनी चाहिए, कब उसे अपनी कैपिटल में एड ऑन करना चाहिए, जब हमारी मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल एसेट एक्सीड कर जाए हमारी रिप्लेसमेंट कॉस्ट से। सो ऑप्शन बी क्या है हमारा, करेक्ट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। इफ यू फाइंड इट्स हेल्पफुल देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। बी हेल्दी एंड बी सेफ।